हम बात करना चाहते हैं सर पूर्णिया सीट पे। पूर्णिया सीट 2024 के चुनाव में बिहार ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वहां कैंपेनिंग की, जिस तरह की बातें हुई कि आप बीमा भारती को नहीं पसंद करते हैं, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार पसंद नहीं है, आप एनडीए को वोट दे या बीमा भारती को वोट दे। इसके अलावा जिस तरह से वो अपने पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करके विधायकों के साथ बैठकर पूर्णिया में बैठ गए, कैंप कर गए। और जो पृष्ठभूमि रही पप्पू यादव की कि वो पहले पहुंचे लालू यादव से मिलने, उसके बाद उन्होंने विलय कर लिया कांग्रेस में, आखिरी समय तक गुहार लगाते रहे। ये सब पे चर्चा काफी हो चुकी है। पूरी दुनिया की मीडिया, पूरे भारत की मीडिया ने इस पे काफी कुछ बोला है, लिखा है, लोगों ने देखा है। मैं इस चर्चा को एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मैंने आज रिपोर्ट लिया पूर्णिया से कि पूर्णिया की क्या स्थिति है। लोगों ने बताया कि कंफर्टेबली पप्पू यादव जीत रहे हैं। अगर हम मान ले कि पप्पू यादव जीत जाते हैं इस तरह के सिचुएशन में, हालांकि मैं अभी भी संतोष कुशवाहा जी की उम्मीदवारी को कमतर नहीं आंक रहा हूं, क्योंकि याद होगा कि 2014 में संतोष कुशवाहा पूरे मोदी लहर में जेडीयू से वहां से जीत कर आए थे। इसके बावजूद अब मैं एक सवाल आप दोनों से इस पे, सबसे पहले दीपक सर आपसे मैं करना चाहूंगा कि मान लीजिए कि पप्पू यादव जी अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और ये जो पूरी पृष्ठभूमि हुई है, पूरा जो चुनाव कैंपेन हुआ है और जिस तरह की बातें हुई हैं तेजस्वी जी के तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी के राजनीति को का कितना, राजनीति पर इसका कितना असर होगा और तेजस्वी जी की राजनीति को कितना नुकसान होगा पप्पू यादव के जीत जाने से? पीयूष जी, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित तो नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि क्या आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं उससे मेरी समझदारी ये कहती है कि अ, असल में क्या है ना, एक दिक्कत मुझे नजर आती है जो मैं कई लोगों से, पूर्णिया तो मेरा घर भी है, वहां से एक पप्पू यादव जी का एक दिक्कत है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, राइट, कि वो ना कोई हायरार्किकल पॉलिटिक्स में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, है ना। कई लोग हमको ये बात बोले हैं कि देखिए हम लोग सब ना, सब ठीक है, सब बात बहुत बढ़िया है उसके अंदर, लेकिन कोई कहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक लेवल पे काम करेंगे पप्पू यादव जी, ये थोड़ा संभव कम दिखाई देता है। उनके व्यवहार में वो नहीं है, वो हर वक्त जो है वो या तो मालिक रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे, बस ये है, बीच में कहीं वो रहने वाले में नहीं है। तो इसलिए मुझे जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तब मुझे ये बात की आशंका थी कि जब इस आदमी का कैरेक्टर ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में किसी हायरार्की और पद सोपान के अंदर काम नहीं करने की का चरित्र है इनका, तो ये कांग्रेस जैसी पार्टी में कैसे काम करेंगे जहां हाई कमान है, जहां उनकी बात माननी है, उन्होंने बोल दिया तो करना ही है ना। हाई कमान तो मतलब वो होता है, तो वो एक एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उनके कैरेक्टर में जो है लोगों का मानना है कि है ना। मैं क्या सोचता हूँ, लोगों का तो ये मानना है, मैं क्या सोचता हूँ कि दीपक सर आपकी आवाज कभी कभी कम हो जा रही है। मैं क्या देख रहा हूं ना, अभी ठीक है पीयूष जी, है ना। तो मैं ना पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम फैक्टर्स पे चर्चा करते करते ना लोग एक चीज भूल जा रहा है, और मैं उसी चीज को ना बार बार देखते रहता हूँ। वो है कि बिहार में कई लोग ये मानते हैं कि ये जो हो रहा है ना पदयात्रा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे सर ने बताया ना कि डोमिनेंट कास्ट, तो डोमिनेंट जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अभी बिहार में एग्जिस्टिंग, उनको लगता है कि इस पदयात्रा का कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे लिए ना हर वो छोटी चीज का राजनीति में मतलब है जो राजनीति के पूरे प्लेग्राउंड में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मैं उस बात पे फोकस कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर वो जो पदयात्रा कर रहे हैं ना, मैं इसलिए थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा हूं पीयूष जी, उस पदयात्रा के दौरान जो उठाए गए मुद्दे हैं वो तो बहुत संगीन हैं ही और बहुत संजीदा भी हैं, लेकिन उसमें एक बहुत खास बात नजर आती है कि उस पदयात्रा, उसकी मीटिंग्स में ना ज्यादातर महिलाएं दिखेंगी आपको, ज्यादातर हजारों हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। और बिहार में पुरुष तो ऐसे भी कम बच गए हैं माइग्रेशन की वजह से। महिलाओं के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ रहा है,
जैसे अररिया में अभी गया था पीयूष जी, वहां पर एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र गांव में मैं गया और वहां पर एक महिला ने हमको बताया कि जानते हैं प्रशांत किशोर आए थे इधर, बहुत बढ़िया बात किए थे, बहुत अच्छा लगा उनका बात, हमारे लिए सोचते हैं, हम लोग तो बोल नहीं पाते, कम से कम हमारी बात। तो ये फैक्टर जो है ना ज्यादा मतलब मुझे पैरेलली चलते हुए इनविजिबल तरीके से दिखाई दे रहा है। अब कहेंगे कि पप्पू यादव जी क्या करेंगे? पप्पू यादव जी तेजस्वी की राजनीति को इंपैक्ट करेंगे तभी जब वो कांग्रेस के उस हायरार्किकल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में अपने आप को प्लेस करेंगे, राइट? अगर वो प्लेस नहीं करेंगे तो अकेले आप एक संगठन से लड़ के रॉबिन हुड का जो है कैरेक्टर लेकर के जाएंगे तो ये हमको नहीं लगता, ये बहुत मतलब ये कहने वाली बात है कि एक अकेला क्या नहीं कर सकता, वो सब कहानियों में है। बट अभी के जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में प्राग्मेटिक तरीके से अगर आप सोचें तो राजद एक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी और बड़ा संगठन है ना, वो जो है आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके लोग हैं भाई। 15 साल सत्ता में जो पार्टी नहीं रही उसके पास तब भी 25% वोट बचा रहा, तो उसका मतलब ये है ना कि उसको कैडर है उसके पास। तो ऐसे पार्टी से आप बिना ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग के भिड़ेंगे तो वो नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात क्या है ना पीयूष जी कि पप्पू यादव जी कांग्रेस में एडजस्ट कर पाएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाई कमान की पार्टी में पप्पू यादव जी का कैरेक्टर नहीं है। और करें ये तो जीतने की बात है कि अगर जीत जाएंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है उनको धीरे धीरे करके एक बड़ी लीडरशिप के तौर पे खड़ा करे, ये संभव है, और तेजस्वी को चल, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। कांग्रेस में अभी जब तक फिलहाल राहुल गांधी जी के हाथ में बातें हैं तब तक थोड़ा टैक्टिकल पॉलिटिक्स या इस तरह का ब्रुटल पॉलिटिक्स मैं थोड़ा इमेजिन करने में संकोच करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी थोड़ा सा गांधीयन मेथड और ट्रुथफुल पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं कि इसको हटा दो, इस तिकड़मबाजी वाला जो पॉलिटिक्स कांग्रेस ने किया है, उनका तो बहुत इतिहास है ऐसा करने का कि इस पार्टी को खत्म कर दो, उस पार्टी को खत्म कर दो, इस नेता को खत्म कर दो। ये काम थोड़ा राहुल गांधी से मुझे थोड़ा उम्मीद कम है, मुझे नहीं लगता है कि ही विल बी एबल टू डू दैट। जी जी सर्वेश सर, आपने दीपक सर की बातों को सुना। मैं फिर से इसी सवाल को आपके बीच में लेकर आता हूं कि तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव जी के बीच में जिस तरह की चली है, चुनाव के बीच में गहमा गहमी हुई, दोनों का एक दूसरे को लेके जिस तरह के शब्दों के बाण चले, और वैसी परिस्थिति में दीपक सर ने बताया कि पप्पू यादव अगर जीत जाते हैं और कांग्रेस के स्ट्रक्चर में रहते हैं तब जाकर जो है वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप इस नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं, या आप जो कह रहे थे जब बातचीत हो रही थी हमारी, तो आप पूर्णिया और सीमांचल और कोसी, पूर्णिया मतलब पूरा सीमांचल, कोसी के क्षेत्र में पप्पू यादव के जीतने के बाद क्या असर देखते हैं, और इसका MY समीकरण पर कितना असर होगा पप्पू यादव के जीतने का? पीयूष, सबसे पहले तो मैं दीपक जी की एक बात से इत्तेफाक रखना चाहूंगा और थोड़ा सा उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। पप्पू यादव जी के साथ समस्या है, साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होता है बाइपोलर सिंड्रोम। तो मैं ये नहीं कह सकता मनोवैज्ञानिक संदर्भ में क्या स्थिति है, लेकिन ये चीज जो हमने पैटर्न फॉलो किया है, पप्पू यादव के दो फेस हैं। एक ड्रेडेड है जिसकी चर्चा उनके विरोधी करते, और दूसरा फेस जो है बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक और प्रो पीपुल फेस उनका उभर करके सामने आता, वो पटना बाढ़ में दिख रहा हो या उसके बाद के घटनाक्रमों में दिख रहा हो, एक चीज। और इसलिए दीपक जी की आशंका अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक चीज बहुत माइन्यूटली मैंने, क्योंकि इस बार मैं इलेक्शन में इमोशनली इन्वॉल्व करने से मैंने खुद को रोका है, लेकिन पूर्णिया के घटनाक्रमों को बहुत क्लोजली मैं फॉलो कर रहा हूं। और हमारी आपके साथ बात भी हुई थी, अदर प्लेटफॉर्म पर भी बात हुई थी, तो हमने ये कहा था कि अब जब पप्पू यादव को टिकट पूर्णिया से महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है, तो मेरे लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस सिचुएशन को कांग्रेस कैसे हैंडल करती है,
वो मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाती है या नहीं, और दूसरा पप्पू यादव इस सिचुएशन में अपने को कितना चेक कर पाते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेंट बरत पाते हैं या नहीं। और अब जब पूर्णिया में चुनाव हो चुके हैं, मैं यह कह सकता अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि कांग्रेस ने भी पूरी मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया है, नंबर 1। नंबर 2, पप्पू यादव ने भी सेल्फ रेस्ट्रेंट बरता है। और ये दोनों चीजें जो है वो पप्पू यादव की केवल इमेज मेक ओवर के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये चीजें कांग्रेस और पप्पू यादव की केमिस्ट्री, आने वाले समय में जो केमिस्ट्री की ओर मैं इशारा करने जा रहा हूं, उस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शन रिजल्ट आने दें और आप देखें कि पप्पू यादव की उम्मीदवारी को हर स्तर पर खारिज करने की जो कोशिश की गई, और जिस तरीके से पूर्णिया की सीट को राजद ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया, अगर उसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी, तो पप्पू यादव जीते या हारे, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ राजद के जो है इस खुले अभियान में पूर्णिया और मतलब सीमांचल और कोसी, उस क्षेत्र की लोकसभा सीटों को निश्चित तौर पर प्रभावित किया है, और इसका इंपैक्ट वहां पर दिखेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि अक्रॉस द कास्ट लाइन पप्पू यादव की एक अपनी अपील है, एक छवि है, उनका एक जनाधार है, और पिछले 5-6 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने ड्रेडेड इमेज को मेकओवर किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के पास सीमांचल रीजन में शकील अहमद के रूप में एक बड़ा चेहरा, मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा मौजूद है, वैसी स्थिति में पप्पू यादव का जुड़ना और शकील अहमद खान, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बीच जो केमिस्ट्री है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो सीए मूवमेंट के दौरान प्लेटफॉर्म शकील अहमद ने तैयार किया था, और कन्हैया ने जो है मंच के सहारे उन चीजों को कैपिटलाइज करवाने की कोशिश की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के कंटेक्स्ट में देखें तो पप्पू यादव और कन्हैया दोनों ने अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया था। तो ये जो केमिस्ट्री निर्मित हो रही है, यह केमिस्ट्री राजद के माय समीकरण के लिए भी खतरा बनने जा रही है। यह केमिस्ट्री सीमांचल और कोसी डिवीजन में राजद के लिए भी खतरा बन सकती है। और तीसरी चीज, सीमांचल और कोसी से अगर कांग्रेस की उभार की प्रक्रिया शुरू होती है तो निश्चित तौर पर रेस्ट ऑफ बिहार पर भी इसका असर पड़ेगा। और सबसे पहले भाजपा के जो सवर्ण समर्थक है, सवर्ण मतदाता जो भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, कांग्रेस का उनको रिवाइवल दिखेगा, तो ऐसी स्थिति में वो भाजपा से छिटक सकते हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो सकती है। और अगर ये चीजें होती हैं तो हम इस बात को नहीं भूलें कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस के एक बड़े चेहरे होने जा रहे हैं, बशर्ते वे सतर्कता से आगे बढ़ने की कोशिश करें और जमीनी धरातल की राजनीति से अपने आप को वो जोड़ने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि एक संभावना यह पैदा लेती है कि ये ट्रायो जो है, शकील अहमद खान, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का ट्रायो, अगर कांग्रेस इनके बीच केमिस्ट्री निर्मित करने में अपनी ओर से कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है, तो यह ट्रायो कांग्रेस के रिवाइवल का आधार तैयार कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह 2024 में विधानसभा चुनाव हो या 2025 में हो, जब भी विधानसभा चुनाव हो, अगले विधानसभा चुनाव में कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि इस बात की संभावना कम होगी कि राजद अपनी शर्तों को कांग्रेस पर थोप सके और उस तरीके से कांग्रेस को बार्गेन कर सके जिस तरीके से उसने आज किया है। धन्यवाद सर। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सर्वेश सर, आपसे कन्हैया कुमार की को लेकर, और दीपक सर आपसे हम फिर आपने जो सवालों को उठाए हैं उस सवालों को लेकर फिर से हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों ने हमें समय दिया और अपना कीमती समय दिया हमारे प्रोग्राम को, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों से हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर उनको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे बिहान इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आप सब लोगों का।